हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान और एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पलाविया। आप दोनों का स्वागत है। राजेश, क्या करेंगे अब? 17,000 का लेवल टूट गया फाइनली, लगातार गिरावट बढ़ती दिख रही है, करीब 220 पॉइंट नीचे निफ्टी। आज कुछ स्टॉक लेकर जाएंगे या अब फिर दूर ही रहेंगे फिलहाल? गुड आफ्टरनून। देखिए 17,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल था और अब जिस तरीके से अब हम 17,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो लगता है कि यहाँ से तो प्रेशर और यहाँ से माउंट होते हुए दिखेगा। हो सकता है हम पुराने स्विंग लो को भी यहाँ से रिटेस्ट करते हुए दिखे अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो अब यहाँ से 17,000 के नीचे पुट राइटर्स भी अपनी पोजीशंस कवर करते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से पिछले दिनों में एक बाउंस जरूर बना था लोअर साइड से 17,000 के आसपास, मार्केट एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज की सेलिंग में वो बेस जो बन रहा था वो भी अब आज यहाँ पे टूटते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिव हो चुके हैं अब यहाँ पे 17,200 17,100 की स्ट्राइक पे। जिस तरीके से आज के सेशन में स्पेशली कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है तो पुल बैक तो जो बनेंगे वो छोटे ही पुल बैक होंगे और सप्लाई प्रेशर कंटिन्यू रहेगा मार्केट में। तो शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हमें लग रही है वो स्टॉक हमें लग रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट का सेटअप देखें तो कंटिन्यूटी बनी हुई है एक डाउनफॉल की। अगर वीकली सेटअप भी एनालाइज करें तो स्टॉक ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक प्रेशर यहाँ पे माउंट होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट को यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। जिस तरीके से वीकनेस है हमें लगता है इसमें जो टारगेट आना चाहिए लोअर साइड के 7180 फ्यूचर में शॉर्ट करेंगे तो 7340 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 7180 7160 तक की डाउन साइड अल्ट्राटेक सीमेंट में आते हुए दिख सकती है, तो इसमें शॉर्ट का एक ट्रेड यहाँ पे हम इनिशिएट करने की सलाह देंगे। कांत, आप कैसे ट्रेड करेंगे? कौन से स्टॉक्स होंगे आपकी रडार पे आज? गुड आफ्टरनून। देखिए हमें लगता है कि जो मार्केट है, जैसे अभी राजेश जी ने बताया था कि 17,000 का लेवल तोड़ा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। और अगर इसके बाद अगर आप देखिए तो 16,880 के करीब सपोर्ट है और उसके बाद 780 का सपोर्ट है। चूंकि मार्केट 17,000 के नीचे है, 100 दिन के एवरेज के भी नीचे है, तो एक बात क्लियर है कि मार्केट में जो सेलिंग फोर्स है वो शायद मुझे लगता है कि इंटैक्ट रहेगा और एक बार हम लोग शायद 16,900 या 850 के काफ़ी नज़दीक जाते हुए मार्केट को देख सकते हैं। करंट लेवल से अगर किसी स्टॉक को अगर शॉर्ट करना है तो वहाँ पे हमें लगता है कि इंडसइंड बैंक को शॉर्ट किया जा सकता है। ये स्टॉक 918 920 के करीब ट्रेड कर रहा है और लगता है कि वापस ये अपने प्रीवियस लो जैसे 870 875 के लेवल्स को ये छू सकता है। तो करंट लेवल से इसे शॉर्ट करें 920 915 के रेंज में, 930 का स्टॉप लॉस रखें और 875 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से इंडसइंड बैंक को बेचा जा सकता है। इंडसइंड बैंक को शॉर्ट करके चल सकते हैं। लगातार बाजार में गिरावट बढ़ रही है, हम देख रहे हैं निफ्टी के 50 में से 48 स्टॉक अब ऐसे हैं जो रेड में कारोबार कर रहे हैं। यूपीएल और एचडीएफसी, सिर्फ ये दो ऐसे स्टॉक हैं जो कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं। 700 पॉइंट नीचे सेंसेक्स और निफ्टी करीब 210 पॉइंट नीचे दिखाई देगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे जल्दी और आपको बताएंगे कि बाजार में आज का जो आखिरी क्लोजिंग आवर है उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप बाजार तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो हुआ है कि टी सीरीज़ का जो यूट्यूब चैनल है उसमें 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। वो सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बन गया है और वो बात कर रहे हैं मिस्टर भूषण कुमार, हमारे कॉलीग से ईटी नाउ पे। आइए चलते हैं 2-4 मिनट के लिए और जानकारी लेते हैं कि व्हाट इज मेकिंग देम सो फेमस। Happy about that means that kind of ear sense which we call it is with us, and this is not only for Bollywood, it is for devotional, it is for any kind of great music where people can get entertained with. See that the most subscribed YouTube channels has got a heavy competition and contribution coming in from kids-based channels as well. I mean, I can see there's Kids Diana Show and there's Coco Melon for sure. Although they're far away and lesser in the number of subscribers as opposed to you, which is standing now at 200 million subscribers. But what really is the strategy to go from a 200 to 300 next? And more importantly, what kind of content other than music is doing well, you think, wherein you are keeping a close eye on to try and add more to your subscriber base?
See, in terms of music only, because we are mainly a music channel, the regional content is really growing up in a big way, and we are really concentrating on that kind of regional market, because now, since internet is going to the masses, means earlier internet was only to the elite audience. Now it is going into the masses. So that's giving us a very big boost, and that's why we are concentrating more on regional content. And the main reason is selecting great content. It's just that is the main thumb rule about to get means stand out from others, and that's what me and my entire team is working day and night to achieve that only. And now from 200 million to 300 million, we never target what we'll achieve. We just believe in working hard and getting great music for our audience, and that's what we will keep on doing, and success will follow, I guess. भूषण जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हम लाइव है ईटीना स्वदेश में। ये हमारा नया ब्रांड न्यू चैनल है। तो मैं आपसे एक प्रश्न हिंदी में भी पूछना चाहूँगी। मैं नयनतारा ही हूँ। इतना बड़ा माइलस्टोन, आप वैसे भी यूट्यूब के सबसे बड़े चैनल थे ये, लेकिन एक और माइलस्टोन हो गया 300 मिलियन इंडियंस का। आपने कुछ तो डेटा एनालिटिक्स तो किया होगा, राइट? कि आपके जो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वो इंडिया के बॉर्डर से ही है कि जो एनआरआई कम्युनिटी हो, चाहे वो कनाडा में हो, लंदन में हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए जो आपने डेटा एनालिटिक्स किया होगा। सी फ्रैंकली स्पीकिंग, गाने बनाते वक्त और वीडियोस बनाते वक्त जो हम नॉन फिल्म या फिल्म म्यूजिक या टॉलीवुड में या डिवोशनल गाने या रीजनल गाने कुछ भी बनाते हैं, हम कभी भी, मैंने आज तक, मतलब मैंने या मेरी टीम ने, हालांकि वी हैव दैट काइंड ऑफ पूरा डाटा अवेलेबल है हमें, क्या कौन सी कितने लोग ओवरसीज में हमारे गाने सुनते हैं और देखते हैं, कितने लोग इंडिया में कौन कौन सी सिटी में देखते हैं। अभी तो एरिया वाइज स्पेसिफिक भी आ गया कि इस सिटी में इस जगह पे लोग इतना देख रहे हैं। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, हम गाने पूरे वर्ल्ड के लिए बनाते हैं। वी डोंट जस्ट मेक इट स्पेसिफिक के एक ही जगह के लिए बनाए। तो ऐसा अपना डाटा देख के गाने नहीं बनाते। एंड दैट इज आवर सक्सेस फॉर्मूला। हमारा चीजें सक्सेसफुल चल रही हैं इतने सालों से। वी आर लीडिंग इन यूट्यूब चैनल एंड इन टर्म्स ऑफ व्यूज ऑल्सो। और हमारे सब्सक्राइबर तो पहले ही सबसे ज्यादा तो थे ही, लेकिन अभी ये 200 मिलियन का एक माइलस्टोन जो अचीव किया है, ये भी बहुत बहुत एक प्राउड फीलिंग कराता है अपनी कंट्री के लिए और अपने चैनल के लिए, कि मतलब हम जो चीजें हार्ड वर्क करके पूरी टीम कर रही है वो हम कुछ सही कर रहे होंगे जो पब्लिक तक पहुंचता है और पब्लिक उसको सुनना और देखना पसंद करती है। जी बिल्कुल। अभी जो ब्रेकिंग खबर हमारे सामने दिखाई दे रही है वो ये है कि चाइना ने जो है अपना रेट कट किया है वहां पर 0.5% के आसपास, और हम देख रहे हैं कि बाजार दबाव में लगातार बढ़ते जा रहा है। अजय, मैं आपसे समझना चाहता हूं ये सिचुएशन ग्लोबल मार्केट में हम बात कर रहे हैं, दुनिया भर के बाजारों में चर्चा चल रही है, अब सिचुएशन बेटर हो रही है, बैक ऑन ट्रैक आ रहे हैं, चर्चा ये हो रही है कि शायद रेट बढ़े यहाँ से। चाइना ने उल्टा किया है, कैसे समझेंगे? आपने बहुत अच्छी बात, इनफैक्ट आई वाज आल्सो क्वाइट सरप्राइज ये देख के कि वहां पे ना रेट काटा गया है 0.5%। और इस साल करीब 4 ऐसे इमर्जिंग मार्केट्स हैं ऑलरेडी ग्लोबली जिन्होंने रेट हाइक कर चुके हैं, और उसके सामने इन्होंने रेट कट किया है। उसका रीजन है कि वहाँ की ग्रोथ बहुत गड़बड़ चल रही है। थोड़ी सी उन्होंने ग्रोथ अपने रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की वजह से खुद कटी है, ग्रोथ कम हुई है, और अदरवाइज भी ग्रोथ वहाँ पे बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाई। चाहे वो इंटरनेट रिलेटेड इकोनॉमी हो जहाँ पे कर्ब्स आए थे, चाहे वो कमोडिटी रिलेटेड पार्ट हो जहाँ पे कर्ब्स थे, उसको बैलेंस आउट करने के लिए इन्होंने, जो मुझे लगता है, एक 0.5% का कट लिया है। लेकिन ये ऑफकोर्स चाइनीज मार्केट अगर हम दिखा सकते होते तो अच्छा रहता कि चाइनीज मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने डेटा पीछे अपने सारे डेटा पॉइंट्स को देख के वापस आएंगे, लेकिन इससे बाजार तो डेज लो पे पहुंच गया। राजेश और श्रीकांत हमारे साथ हैं ऑलरेडी। श्रीकांत, मेटल्स पे बात करते हैं। देखिए, चाइना एक तरफ आगे चल के रेट कट कर रहा है क्योंकि वहाँ ग्रोथ इश्यूज हैं, और मेटल काउंटर्स अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील को 1500 के आसपास का हाई बना के 1100 पे आ गया है। इवन JSPL जो कि बहुत कोरिलेटेड था चाइना की गतिविधियों से,
वो भी करीब 450 के आसपास जाके ऑलमोस्ट 350 पे आ गया है। 3 महीने 6 महीने का ग्राफ लीजिए डायरेक्टर साहब, तब पूरी पिक्चर कैप्चर होगी। आपको लगता है इसके अंदर ब्रेव हार्ट बनना चाहिए इन अपॉर्चुनिटीज की तरफ या नहीं? देखिए अजय जी, मुझे लगता है कि जो रेट कट आया है वहाँ पे अगर आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर आप देखें तो वो उतने फेवरेबल नहीं है। बट जब भी रेट कट आया है हमने देखा है कि मेटल स्टॉक्स में इनफैक्ट तेजी हुई है, और इस बार भी वैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ब्रॉडर इकोनॉमी को देखें कि जो मैक्सिमम फोकस कर रहा है कि यूएस में एक्चुअली इंटरेस्ट रेट कैसे शेप अप होते हैं, वहाँ पे स्टिमुलस कैसे शेप अप होता है, और उसी बेसिस पे मुझे लगता है कि मार्केट जो है ओवरऑल वो क्यूज ले रहा है। साथ ही साथ एफआईएस भी है, वो भी इसी ट्रेंड को ट्रैक कर रहे हैं, और इसी वजह से हमने देखा है कि कितने भी अच्छे न्यूज़ मार्केट में आए उन सभी अच्छे न्यूज़ पे मार्केट में सेलिंग आती है और मार्केट अपने प्रीवियस लोस को तोड़ता है। अगर आप ब्रेव हार्ट की बात करते हो तो मुझे लगता है कि यस, अगर यहाँ से अगर 3 से 6 महीने का व्यू है तो बिल्कुल टाटा स्टील में निवेश किया जा सकता है। 1100 के करीब है। टेक्निकली अगर आप देखें तो 1050 1040 के करीब हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो 50-60 रुपए का एक फॉल डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में आ सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमें लगता है कि 1700 के करीब काफ़ी सारे फंडामेंटल प्राइस टारगेट्स हैं। अगर उनमें अगर रिवीजन भी अगर आता है तो भी मुझे लगता है कि 1400-1500 के करीब वो आ जाएंगे। फिर भी अगर आप देखें तो अपसाइड काफ़ी बड़ी है। तो बिल्कुल जिन्हें लगता है कि यहाँ से मैं 3 से 6 महीने का इन्वेस्ट कर सकता हूँ, निवेश कर सकता हूँ, बिल्कुल उनके लिए राइट अपॉर्चुनिटी है। और उन्होंने टाटा स्टील या तो जिंदल स्टील एंड पावर या स्टील अथॉरिटी या हिंडाल्को इन स्टॉक्स में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये कुछ मेटल स्टॉक्स हैं जो गिरावट इस वक्त आ रही है, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है इन तमाम स्टॉक्स में। इस वक्त बाजार देखेंगे तो एक यूपीएल और एचडीएफसी को अगर छोड़ दे जो हल्के हरे निशान में है, बाकी सारे के सारे शेयर्स निफ्टी के जो हैं वो इस वक्त लाल निशान में, और सभी सेक्टरल इंडेक्स भी इस वक्त लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। और जो दबाव दिख रहा है वो आज आईटी, मेटल और कुछ निजी बैंकों से भी आज दबाव देखने को मिल रहा है। राजेश, आपका व्यू लेना चाहेंगे आईटी स्टॉक्स पर? आज देखिए टीसीएस नीचे है, HCL टेक, विप्रो, इन्फोसिस। लार्ज कैप तो कमजोर है ही, मिड कैप स्टॉक्स भी इसमें ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। और अमूमन देखा गया इतने दिनों से हम जो ट्रेंड देख रहे थे बाजार कमजोर थे, लेकिन आईटी स्टॉक्स कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट किए हुए थे, लेकिन आज वो भी यहाँ पर कुछ योगदान नहीं दे पा रहे हैं। तो स्पेस को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है, और क्या ये जो नीचे आए हैं स्टॉक्स के यहाँ पर भी आप कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इन शेयरों में? तो पूजा जी देखिए, निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूटी बनी हुई है ट्रेंड में। अगर हम इसको एनालाइज करें अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम तो अभी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ रिलेटिवली अगर हम बाकी इंडाइसेस से कंपेयर करें, अदर सेक्टर इंडाइसेस से कंपेयर करें तो इसमें स्ट्रेंथ जरूर बनी हुई है। मार्केट में जिस तरीके का सप्लाई प्रेशर बना हुआ है तो बट ऑब्वियस है कि सारे ही लार्ज कैप स्टॉक्स और आईटी सेक्टर में भी एक सप्लाई जरूर बनते हुए दिखा है। हमें लगता है कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। लोअर साइड पे वापस यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी बाय करने के लिए। हमें लगता है टीसीएस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे करंट लेवल से एक अच्छा बड़ा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है, और जिस तरीके से पिछले दिनों में देखें तो स्टॉक ने एक 3400 के आसपास एक बेस बना के रिवर्सल जरूर दिया था। तो हमें लगता है कि अगर ये डिप मिलती है, उसके नज़दीक पहुंचता है तो टीसीएस एक अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे बाय किया जा सकता है। टेक महिंद्रा को भी अगर हम इसमें एनालाइज करें तो टेक महिंद्रा में जो एक तेजी बनी थी वहाँ पे वापस जरूर एक प्रॉफिट बुकिंग बनी है, बट हमें लगता है कि टेक महिंद्रा भी 1500-1520 के आसपास अगर अवेलेबल होता है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। क्योंकि अगर हम देखें तो अदर इंडाइसेस को, अदर सेक्टर को कंपेयर करें तो आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो कि रिलेटिवली एक आउट परफॉर्मेंस अभी भी बनाया हुआ है, और हमें लगता है कि आईटी स्टॉक्स में जैसी मार्केट कहीं स्टेबलाइज होंगे तो वापस आईटी सेक्टर एक अच्छा रिबाउंड लोअर साइड से देता हुआ दिखेगा। तो आईटी में डिप्स में जरूर बाय करने की सलाह देंगे। टीसीएस और टेक महिंद्रा ये दो पिक हमें अच्छा अट्रैक्टिव लगती है, डिप्स में बिल्कुल इन्हें बाय करना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आईटी शेयरों में आपको दे दी गई है। श्रीकांत, आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे एक और निफ्टी लूजर जो उस वक्त नजर आ रहा है जिसमें कमजोरियां बढ़ गई है, उस स्टॉक देखिए टाटा कंज्यूमर। ये स्टॉक भी आज 3% नीचे है, और इस वक्त देखिए दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, और पिछले 1 महीने का ट्रेंड भी कुछ खास अच्छा नहीं है।
करीब 10 से 11% की गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है। क्या लग रहा है आपको, इन स्तरों पर एक खरीदारी करने की राय देंगे, और जिनके पास ऑलरेडी है उन्हें क्या करना चाहिए इस शेयर में? क्योंकि अब देख रहे हैं हम 750 का भी जो लेवल है वो भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। क्या व्यू बन रहा है आपका? बिल्कुल। तो देखिए, वैसे टाटा कंज्यूमर में अगर आप कुछ दिन पहले के ट्रेंड को देखेंगे तो इसने 750 के करीब का ही एक अच्छा बॉटम बनाया था, लेकिन वापस अगर आज की तारीख में अगर इसे इस पर्टिकुलर लो को अगर स्टॉक अगर ब्रेक कर रहा है तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि सेलिंग प्रेशर हावी है। और हमने देखा कि पिछले कई दिनों से जो सेल ऑफ चल रहा है उसमें जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं वहां पे भी हमने अच्छा सेल ऑफ देखा है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद थोड़ा और गिर सकता है। 750 के करीब है, प्रीवियस लो ब्रेक कर रहा है, तो एक टेक्निकल सेल ऑफ इसमें जनरेट होगा जो इसे 730 से लेकर 720 के लेवल्स तक बिल्कुल लेके जा सकता है। बट साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि अगर यहाँ पे लंबी अवधि का अगर नजरिया अगर है तो बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है, लेकिन विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू बिल्कुल हमें लगता है कि थोड़ा और इसमें वीकनेस देखने को मिलेगा, और 720 तक की तैयारी हमें लगता है कि ये स्टॉक कर सकता है। राइट राजेश, आपसे कंज्यूमर स्टॉक्स की बात करते हैं, जो टिपिकल बहुत हाई इंपैक्ट कंज्यूमर स्टॉक्स हैं, स्पेशली रूरल साइड पे, HUL, आपका मैरिको एटसेट्रा, जो वॉल्यूम ग्रोथ तो काफी स्ट्रांग दिखा रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पास डेटा भी है वॉल्यूम ग्रोथ का, अगर हम प्ले कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक प्राइस क्योंकि शायद वैल्यूएशन बढ़ गए थे, नीचे आ रहे हैं। इनफैक्ट आज सुबह हमने नीलसन से भी बात की थी और उन्होंने भी यही बताया कि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी है और रूरल साइड में इनकम काफी हाई है, जिससे इन कंपनीज का बहुत अच्छा आउटलुक है। इनफैक्ट एक उनका व्यू सुन लेते हैं और फिर आपसे HUL, मैरिको, डाबर, इनके बारे में बात करेंगे चार्ट चेक्स के लिए। Right, what has happened last quarter, which is July, August, September में एक दूसरा पहलू आ गया था, which is basically that there had been a massive price increase. The price increase happened on different ingredients, which led to a price increase in a lot of food products, particularly on the food products. So the growth of FMCG continues to be there, but there had been a bit of a consumption stress in the rural in Q3. Apart from that, I think FMCG is in a very strong position still. राजेश बताइए, ये जो लार्ज कैप कंज्यूमर स्टॉक्स हैं, अगर यहाँ पे किसी को अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करना है क्योंकि एक अच्छा खासा करेक्शन प्ले आउट हो रहा है, तो आपको लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे कौन से अच्छे दिखाई देते हैं जो रिबाउंड सबसे पहले करेंगे? जी, लॉन्ग टर्म चार्ट की अगर हम बात करें तो डाबर और मैरिको का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी स्टेबल लग रहा है। जो करेक्शन जरूर हुए हैं स्टॉक्स में अगर हम देखें, लेकिन अभी भी इनके लॉन्ग टर्म सेटअप अभी भी यहाँ पे बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर किसी को पोर्टफोलियो यहाँ पे बिल्ड करना है और ये सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो डाबर और मैरिको पे फोकस किया जा सकता है। हालांकि जरूर मार्केट के प्रेशर के साथ ये स्टॉक्स में भी करेक्शन जरूर आगे आने वाले दिनों में भी आते हुए दिख सकता है, लेकिन हमें लगता है कि 500 से 490 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी मैरिको के लिए। जहां तक अगर ये स्टॉक उस रेंज में मिलता है तो हमें लगता है कि वहां पे एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। डाबर की अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड तो वहां पे इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट जो लगता है करेक्शन अगर और यहाँ से एक्सटेंड होता है तो डाबर में जो लेवल लोअर साइड पे आते हुए दिख सकते हैं वो होंगे करीब 550 से लेके 530 की रेंज के, और वो एक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा मंथली चार्ट पे। तो हमें लगता है 530 540 के जितना नजदीक ये स्टॉक मिलता है वहां पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं ये स्टॉक को। तो डाबर और मैरिको हमें लगता है दोनों स्टॉक्स लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से बुलिश है और डिप्स में इसे ऐड किया जा सकता है कंज्यूमर स्पेस में। और स्पेशली सीवी स्टॉक्स पे आपसे बातचीत करेंगे राजेश या इवन श्रीकांत से। उसके पहले एक बार अशोक लेलैंड की मैनेजमेंट से बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर सारस्वत हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने सेल्स डेटा को डिस्कस करने के लिए, जहां हमने काफी इंप्रूवमेंट देखा है। मिस्टर सारस्वत, आप बताइए इस समय कंपनी किस तरह से प्लान्स बना रही है और इम्प्रूवमेंट भी दिख रहे हैं MNHCV डिवीजन सब में, आपके क्या व्यू है? वेल, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने बोला कि हर महीने पिछले साल के सेम मंथ से इम्प्रूवमेंट आ रहा है नंबर्स में। तो हमारे नंबर्स हर महीने इम्प्रूव हो रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि ये ट्रेंड जो है ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ये ट्रेंड दिसंबर इटसेल्फ हम लोग को लग रहा है कि वी विल डू मच बेटर देन लास्ट ईयर दिसंबर, और यही ट्रेंड हम Q4 में भी देख रहे हैं। और हमें पूरी आशा है कि हम हमारे Q4 से काफी ज्यादा गाड़ी इस Q4 में बेच पाएंगे।
और यही ट्रेंड मुझे लगता है कि अगले साल भी कंटिन्यू करेगा। वो ये हुई बात हमारे नंबर्स की। और मैं एक और चीज में बोलना चाहता हूँ कि हमारे नंबर्स में दो पार्ट होते हैं। एक होता है कि हमारा टोटल इंडस्ट्री साइज क्या है और हम कितना उसमें मार्केट शेयर ले पा रहे हैं, और दूसरा है कि उस मार्केट शेयर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम ना सिर्फ हमारे नंबर बढ़ा रहे हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कई तरीकों से, स्पेशली नए प्रोडक्ट्स के साथ में, कि हम हमारा मार्केट शेयर बढ़ाएं हर महीने। तो मुझे पूरी आशा है कि हमारे नंबर इसी तरह से बढ़ते रहेंगे और हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ता रहेगा। इनफैक्ट हमारा मार्केट शेयर अगर आप देखिए तो नवंबर में अक्टूबर से अच्छा था, अक्टूबर सितंबर से अच्छा था। यही ट्रेंड है, मुझे लगता है मार्केट शेयर का भी कंटिन्यू रहेगा वॉल्यूम के साथ साथ। बिल्कुल मिस्टर सारस्वत, जैसा कि आप बता रहे हैं हर महीने मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो ये भी समझना जरूरी होगा कि कौन से फैक्टर्स हैं वो जो मदद कर रहे हैं आपका मार्केट शेयर बढ़ाने में। काफी सारे हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इज द प्रोडक्ट इटसेल्फ। सो वी आर लॉन्चिंग फ्यू प्रोडक्ट्स। वी हैव लॉन्च्ड अ फ्यू प्रोडक्ट्स लास्ट मंथ एंड मंथ बिफोर। वी आर लॉन्चिंग सम मोर दिस मंथ एंड और Q4 में भी ये हम बरकरार रखेंगे। सो कई सारी एप्लीकेशंस के लिए हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और स्पेसिफिक मॉडल्स बना रहे हैं और इनकी सहायता से हमारा मार्केट शेयर हर महीने बढ़ते रहना चाहिए, ऐसी हमारी आशा है। मिस्टर सारस्वत, अगर हम सीएनजी व्हीकल्स की बात करें तो अशोक लेलैंड का क्या प्लान है वहां पे, क्योंकि बाजार अक्सर ये बात करता है कि ऑल्टरनेटिव व्हीकल्स बेस्ड MNHCV कब तक आएंगे, कैसे मार्केट शेयर गेन करेंगे, ये आप बताइए आपके यहाँ क्या चल रहा है इस पर। आपकी बात बिल्कुल सही है। सीएनजी का ग्रोथ काफी अच्छा रहा है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली ये साल जब डीजल का प्राइस तेजी से ऊपर बढ़ा, तो तब से सीएनजी का भी ग्रोथ उतना ही तेजी से ऊपर गया है। तो अगर अपन आईसीवी ट्रक्स देखें, पूरे ट्रक्स के अंदर आईसीवी ट्रक्स में अभी नियरली 40% सेल सीएनजी से आ रही है। और ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि जहाँ पे कि हमारे पास में इस समय तक प्रोडक्ट है नहीं। तो जिस तेजी से ये चेंज आया उस वजह से हमें थोड़ा सा हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, पर अब हम तैयार हो रहे हैं इस चीज के लिए। और अगले क्वार्टर से हम लोग हमारी रेंज ऑफ सीएनजी चालू करेंगे। तो अगले क्वार्टर में हमारा प्लान है कि हम एक पहला प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे सीएनजी पे, और उसकी सहायता से मुझे पूरी आशा है कि हमारा आईसीवी ट्रक का मार्केट शेयर बढ़ेगा, और आईसीवी ट्रक का बढ़ेगा तो फिर टोटल ट्रक्स का भी कंटिन्यू करेगा मार्केट शेयर। क्योंकि आईसीवी ट्रक्स विद इन ऑल ट्रक्स, अमंग्स ऑल ट्रक्स, आईसीवी ट्रक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफी तेजी से बढ़ा है पिछले कुछ सालों। जो पहले 20% होता था वो 35% के आसपास है आईसीवी ट्रक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन। और जो कि एक हमारा अगर हम उसको ऊपर दूसरे सेगमेंट की तरफ देखें, ये जो ग्रोथ आ रही है ये आ रही है एमएवीज, मल्टी एक्सल व्हीकल्स, उनकी ग्रोथ उतनी कम हुई है। तो वो 35% हुआ करते थे आज के 5 साल पहले, और वो धीरे धीरे करके 20% की तरफ गिर गए अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो चेंज आया है मार्केट में, और इसमें विद इन दिस आईसीवी ट्रक में सीएनजी आया, तो ये जो चेंज आया है इसमें हम अब अगले क्वार्टर से पार्टिसिपेट करेंगे। और हमें पूरी आशा है, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमें पूरी आशा है कि कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आएगा, और इसके सहायता से हम कंपनी को काफी आगे ले जा पाएंगे मार्केट शेयर में और वॉल्यूम। तो सर फिर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कंपनी को डिस्काउंट देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में फिर आगे इम्प्रूवमेंट होता है तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि फिर आने वाले समय में ये जो डिस्काउंट कंपनी दे रही है उसके स्तर में कमी देखने को मिल सकती है? हाँ, ऑफ कोर्स मार्केट में क्योंकि अभी कैपेसिटी डिमांड से काफी ज्यादा है सभी मैन्युफैक्चरर्स की, अगर अपन साथ में देखें तो उस वजह से एक मार्केट में नेगोशिएशंस प्राइस का काफी हो रहा है आजकल। और हर कंपटीशन अपनी गाड़ी को पुश करना चाह रहा है, मार्केट में ज्यादा बेचना चाह रहा है। तो वो इट लीड्स टू लॉट ऑफ प्राइस नेगोशिएशंस एंड कॉलिंग इट डिस्काउंटिंग, आई एम कॉलिंग इट प्राइस नेगोशिएशन। इट लीड्स टू लॉट ऑफ प्राइस नेगोशिएशन। तो इस वजह से हमें भी कुछ पार्टिसिपेट करना पड़ता है उसके अंदर टू सम एक्सटेंट। और हमारी पूरी आशा है कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं और मंथ ऑन मंथ नंबर्स बढ़ रहे हैं, हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
और हमें पूरी आशा है कि हम अगले महीने, इनफैक्ट वो जो डिस्काउंट है हम अगले महीने से ही, जनवरी से ही हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं बाय एटलीस्ट 2%, इफ नॉट मोर. सो and you are calling it discount, I call it price, but the operating price will go up next month onwards. So हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमें पूरी आशा है कि ये चीज कंट्रोल में आ जाएगी ओवर टाइम. ऑलराइट, संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और डिटेल में अपने आगे की रणनीति को लेकर भी बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन आप कहीं मत जाइए. ब्रेक के बाद आखिरी कुछ घंटे जो बचे हैं उसमें मार्केट का एक्शन हम मार्केट एक्सपर्ट से समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. अभी थोड़ी देर पहले यूके सेल्स जेएलआर का डेटा जो आपके फ्लैशेस में चल रहा था वो दिखा रहा था करीब 40% फॉल यूके सेल्स में है. लेकिन टाटा मोटर्स में श्योरली करीब 80% वैल्यूएशन जेएलआर से है, बट 20% उसके इंडिया बिजनेस में है. उसका बहुत बड़ा पोर्शन सीवी का भी है. और सीवी के थोड़ी हाईलाइट्स हमें अशोक लेलैंड की कमेंट्री से मिल रही थी. तो राजेश, अशोक लेलैंड पे आपका क्या व्यू बन रहा है, या इवन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, क्योंकि आफ्टर वो भी सीवी फाइनेंसिंग वाला ही प्ले है? तो अजय जी देखिए, अशोक लेलैंड में पिछले दिनों में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली. स्टॉक 150-160 के रेंज से जो करेक्ट हुआ है, कंटिन्यूटी बनी हुई है इस करेक्शन की. हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक ये अब करेक्ट हुआ है, ये अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि इसके वीकली चार्ट को अगर हम एनालाइज करें तो 110 के आसपास है. हमें लगता है वहाँ तक ये करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है. हालांकि जो पिछले दिनों में हम देखें कि स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुए थे वीकली चार्ट पे, उसके हिसाब से सपोर्ट अगर 110 का ये होल्ड करता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बाइंग बनते हुए दिखेगी स्टॉक में. बट अभी नियर टर्म में हमें लगता है थोड़ा सप्लाई और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है. 110 के आसपास इसको वापस से रिव्यू करना चाहिए. कंपैरेटिवली अगर टाटा मोटर की बात करें तो वो स्ट्रक्चर काफ़ी स्टेबल है और जरूर स्टॉक में गिरावट हुई हायर साइड से, लेकिन अभी भी इसके वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में अभी भी एक स्टेबिलिटी बनी हुई है. एक रेंज में कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक. ब्रॉडर अगर इसका रेंज देखें तो 440 से 520 एक ब्रॉडर रेंज बनी हुई है स्टॉक की. अगर ये स्टॉक ये करेक्शन जो चल रहा है इसमें अगर 440 की रेंज को होल्ड कर लेता है तो वहाँ से जरूर हमें लगता है कि एक पुलबैक का ट्रेड इसमें बनेगा और ऊपर में वापस से ये 520-525 की तरफ अटेम्प्ट करते हुए दिख सकता है. हालांकि मार्केट के साथ सभी ऑटो सेक्टर्स, ऑटो स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिला है, तो हमें लगता है कि थोड़ा और वेट करना चाहिए. डिप्स में जो लेवल हमने सजेस्ट किया 110 के आसपास अशोक लीलैंड, 440 के आसपास टाटा मोटर, और वहीं अगर हम एनालाइज करें श्रीराम ट्रांसपोर्ट को तो ये स्टॉक में भी एक करेक्शन जरूर बना है, लेकिन इसके अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ अभी भी कायम है. मंथली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में जो 1450-1500 की जो रेंज है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया है स्टॉक के लिए करेक्शन का. हमें लगता है कि ये स्टॉक इस करेक्शन में 1400 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो यहीं से स्टॉक में एक वापस से अपसाइड का मूव बनते हुए दिख सकता है. तो स्टॉक के लिए ये नेक्स्ट 50-60 रुपीज़ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे. अगर ये डाउनफॉल में 1400 के आसपास होल्ड कर लेता है तो वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बनेगी बाय करने की. ऊपर में 1600 इसके लिए रेजिस्टेंस है. 1600 के ऊपर हमें लगता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट वापस से एक अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए दिखेगा और स्टॉक में फिर और भी बड़े लेवल आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं. ओके, 16,915 पर अब पहुंच गया है निफ्टी और लगातार जो गिरावट है वो गहराती जा रही है. 280 पॉइंट नीचे फिलहाल देख रहे हैं, करीब 1000 पॉइंट, 935 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमने सेंसेक्स में देख ली है आज, और ये गिरावट बढ़ती जा रही है जैसे जैसे बाजार क्लोजिंग के करीब आ रहा है. ये वो समय है जब हमको अपनी स्ट्रैटेजीज तो बनानी ही चाहिए. बाजार के जो दिग्गज हैं, जो बाजार को समझते हैं, उनका व्यू भी सुनना चाहिए और ईटीना स्वदेश पर हम वही करते हैं. आज हमने जेफरीज के एमडी और हेड ऑफ रिसर्च महेश नंदुरकर से भी बात की. उन्होंने कहा कि बाजार में छोटी अवधि में दबाव दिख सकता है, लेकिन उनके मुताबिक अगले 1 साल में बाजार में अच्छे रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल स्टॉक्स ऐसा एक स्पेस है जहां पर वो फिलहाल भी बुलिश हैं. We've been seeing the similar trend from the foreign investor side for pretty much last 6 to 8 months now. I would say pretty much since April 2021 till date. If you look at the last 8 months or so, barring just a couple of months, foreigners have been net sellers in the secondary market in 6 out of the last 8 months.
On an overall basis, you might be seeing a slightly better number than what I'm just telling you. And the reason is that the overall number includes the IPO subscriptions. So clearly the foreigners have been selling down their existing investments to participate in some of these IPOs. But yeah, but in the secondary market, it's been like pretty much one way. And I think banks and financials in general have borne the maximum brunt of that. My sense is that the near-term worry obviously is that these IPOs coming out of India are not going to stop in a hurry. Maybe a few more months. I guess at least. So my sort of worry in the near term is that you will probably continue to see some selling from the FII side. But I think I would clearly go with the directions of the DIs, in the sense that I do believe that the economic outlook is looking very strong. So while the broader market might not really give you very strong returns over the next 1 year or so, but I think several stocks and sectors will. We have been positive on the hospital sector in general for a while, and you're right. I mean, while we have an underweight stance on pharma in general, or pharma and healthcare in general, but within that, hospital is one space we like quite a lot. And the reason for that is multiple actually. One is that it is a good reopening play. In my view. Secondly, we have also been seeing some encouraging sort of bottom-up numbers as well. Some of the hospitals are also kind of participating in this e-pharmacy kind of a theme as well. So I think multiple themes are coming together. So yeah, we definitely like the hospital sector quite a lot. चलिए फाइनली 16,900 का टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है. जब हमने शो शुरू किया था तो 17,000 के भी ऊपर था, तो 100 पॉइंट प्लस की तो फ्रेश गिरावट अभी आई है और कोई पुल बैक भी अटेम्प्ट नहीं हो रहा है. इस समय एडवांस डिक्लाइन श्रीकांत कंप्लीटली इन फेवर ऑफ डिक्लाइन. सारे निफ्टी और सेंसेक्स के कंपोनेंट्स इस समय लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं. आपको लगता है 16,800 आज ही टेस्ट हो जाएगा या ये कल मॉर्निंग के लिए छोड़ेंगे लेवल? देखिए, वैसे मार्केट में आज वैसे एक वर्टिकल सेल ऑफ बना है, खुला है तब से लगातार गिरते आ रहा है और मुझे लगता है कि शायद 16,900 16,880 के करीब एक ये पॉज ले सकता है और वापस एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है. क्योंकि अगर आप कल से अगर देखें तो मार्केट अगर फ्राइडे के कंपैरिजन में देखें तो मार्केट फ्राइडे के दिन पे था 17,500 के करीब और वहां से अभी 16,000 पकड़ लीजिए कि 900 के करीब आ चुका है. तो तकरीबन ये 600 पॉइंट 700 पॉइंट का जब सेल ऑफ आता है मार्केट में तो एक हमें रिबाउंड डेफिनेटली देखने मिलता है. तो हमें लगता है कि शायद 16,880 के करीब बिल्कुल एक पॉज मिलेगा और शायद एक रिबाउंड अगर आता है तो 100-150 पॉइंट का रिबाउंड आ सकता है. लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ट्रेंड है वो काफ़ी वीक बना हुआ है. तो कोई भी पुल बैक मिले, कोई भी गैप अप ओपनिंग मिले, हमें उसे एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यूज करना है. HDFC लिमिटेड, राजेश, HDFC लिमिटेड 2770 पे कुछ अटेम्प्ट कर रहा है रिबाउंड की. डॉक्टर साहब, HDFC लिमिटेड लेके आइए 2700. हाँ, ये देखिए फ्लैट हो गया ये स्टॉक, जबकि पूरा मार्केट बहुत जबरदस्त वीकनेस के साथ ट्रेड हो रहा है. क्या इसको आप स्ट्रेंथ के साइन की तरह रीड करेंगे? नहीं अजय जी, देखिए स्ट्रेंथ तो कहीं नहीं है. पूरे मार्केट में एक बिकवाली का माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से अब 17,000 टूट गया तो बायर्स को तो कंफर्ट नहीं है मार्केट में. तो कोई भी अगर छोटा मोटा पुलबैक भी आएगा तो वो सप्लाई बनेगी. इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा हायर साइड पे, वो जब तक 2840 का लेवल क्रॉस नहीं करता ये स्टॉक भी, HDFC लिमिटेड भी, जब तक इसमें एक बाइंग कंफर्ट जोन नहीं देखने को मिलेगा. तो इसमें जो बाइंग कंफर्ट आएगी वो 2840 के ऊपर ही आएगी. लोअर साइड पे जरूर इसका जो सपोर्ट है अभी नियर टर्म, जो हमने एक तेजी देखी थी नीचे से 2700 के लेवल से, उसके हिसाब से 2750 2740 ये एक इमीडिएट सपोर्ट जरूर बना हुआ है. अगर ये लेवल को होल्ड कर लेता है तो थोड़ा पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है, बट कंफर्ट जोन इसके लिए आएगा 2840 के ऊपर ही. ब्रॉडर मार्केट्स में देखा जाए तो थोड़ा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही है. राजेश, ऐसे बाजार में आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हैं क्या?
ऑफ कोर्स चार्ट्स पे तो आप काफी शॉर्ट टर्म नजरिए हमेशा रखते होंगे, लेकिन क्या इस तरह के आइडियाज थ्रो अप हो रहे हैं आपको मिड कैप साइड पे, जहां पे आप गिरावट के बाद ऐड करेंगे पोजीशन? देखिए कितनी जबरदस्त गिरावट के बाद भी तानला सॉल्यूशन सर्किट पे, अपर सर्किट पे, ट्राइडेंट जो टेक्सटाइल स्टॉक है वो 5% के अपर सर्किट पे, HFCL 10% के अपर सर्किट पे, इस तरह की स्टॉक्स में जो बाइंग दिख रही है, इसको आप कैसे रीड करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मिड कैप स्पेस में जरूर एक डिफरेंट बिहेवियर आज भी देखने को मिला, जब मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो मिड कैप स्पेस में बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक जरूर बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए स्टैगर्ड बाइंग बिल्कुल हम एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो क्वांटम है वो थोड़ा स्लो रखा है, क्योंकि अभी भी मार्केट में कहीं स्टेबिलिटी नहीं बनी है। जब तक मार्केट किसी एक लेवल पे सपोर्ट लेके उसको एक कंफर्म वहां से रिबाउंड के सिग्नल नहीं देगा, वहां पे हम एग्रेशन तो अभी हमने नहीं रखा है, लेकिन जरूर स्टॉक्स पे नजरें हैं जहां पे हमें लगता है कि ये जो करेक्शन मिल रहा है एक अपॉर्चुनिटी है वापस लोअर साइड पे ऐड करने के लिए। तो जिन भी स्टॉक्स में अभी भी 50 डे मूविंग एवरेज अभी भी होल्ड किए हुए हैं और वो उसके आसपास नजदीक अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो लेवल्स को, वो स्टॉक्स पे जरूर हमारी नजरें हैं और हम चाहते हैं कि वो स्टॉक्स में जैसी मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी तो हम वो स्टॉक्स पे जरूर यहाँ पे बाय इनिशिएट करेंगे। आपने जो सेक्टर की बात करी, इसमें अगर देखें तो इंडो काउंट का स्टॉक भी काफी अट्रैक्टिव है। आज के सेशन में देखें इतनी मार्केट में गिरावट है, लेकिन स्टॉक अभी भी 10% के गेन को यहाँ पे होल्ड किए हुए, और ये स्टॉक में देखें तो जो एक ट्रेंड बना हुआ है, अगर हम इसका ओवरऑल सेटअप देखें लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से एक अच्छे सपोर्ट के पास से इसने स्टॉक ने बाउंस दिया है, तो हमें लगता है ये स्टॉक्स को भी यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। काफ़ी स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है और हमें लगता है कि जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होंगे तो ये स्टॉक एक अच्छा मूव 300 की तरफ देता हुआ दिखेगा। 266 के आसपास है, 245 का स्टॉप लॉस रखें। एक और मिड कैप स्टॉक्स को अगर हम देखें तो विमता लैब का सेटअप भी देखें तो आज करीब 12% की गेन है स्टॉक में, और अगर इसको एनालाइज करें तो इसने डेली वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आज के सेशन में दिया है और इतनी वॉलेटिलिटी में भी स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन किए हुए हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है ये स्टॉक को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। 480 490 तक की अपसाइड हमें लगता है आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती। करंट लेवल से 390 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आइए विनीत सामरे का भी एक व्यू जान लेते हैं। लास्ट वीक हमने उनसे बात की थी, बड़े स्पेशलिस्ट फंड मैनेजर हैं स्पेशली मिड और स्मॉल कैप में। ऑफकोर्स अब तो हेड ऑफ इक्विटीज हैं, लेकिन उन्होंने नाम कमाया ओवर द इयर्स, मल्टी बैगर्स निकाले और उनके मिड कैप फंड्स ने बहुत आउट परफॉर्मेंस दिए लास्ट साइकिल में। आइए जानते हैं वो कैसे देख रहे हैं बाजार को। जो वायरस का मतलब जो भी 2 या 3 वीक में डेटा आएगा उससे ये मालूम पड़ेगा कि वायरस कितना जल्दी स्प्रेड हो रहा है, कितना रिस्की है, वैक्सीन से हम बच पा रहे नहीं पा रहे। तो आई थिंक काफी सारी चीजें का खुलासा होगा, उसके बाद लोगों में थोड़ा डेटा आएगा तो आई थिंक द पीपल विल बी एबल टू बेटर एनालाइज। लेकिन एक बात यह है कि अब सभी कंट्रीज ने और सब इकोनॉमीज ने वायरस के 2 या 3 वेव देख लिए हैं, इसलिए अब जो फर्स्ट टाइम जो रिस्क थी कंप्लीट लॉकडाउन, इकोनॉमी शट हो जाना, आई थिंक वो रिस्क की पॉसिबिलिटीज कम हो गई हैं और लोगों में एक तरह से ये प्रिपेयर्डनेस है कि यदि आता भी है तो घर से भी काम कर सकते हैं, और ये सब चीजें चेंज काफी सारे हुई है। तो इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो फर्स्ट टाइम हमने देखा था वो ये वायरस इसका नेगेटिव आउटलुक भी होता है या कुछ आता है, तो ऐसा नहीं होगा कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज हमारे पास पिछले 2 बार की प्लेबुक अवेलेबल है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज slightly positive is what I can say as far as the virus is concerned. आई थिंक ये साल तो काफी हाई है, बट अगले साल थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा। बट फिर भी ऐसी धारणा है कि इकोनॉमी अगर ग्रो होती है और जो कंपनीज जहाँ पे दे आर ऑर्गेनाइज्ड लीडर्स हैं, उनमें एक बहुत सॉलिड ट्रेंड हमने ये देखा है कि कोविड के बाद कई सारी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर कंपनीज है ये अनऑर्गेनाइज्ड की वीकनेस का फायदा उठाते हुए इन्होंने मार्केट शेयर को कंसोलिडेट किया है, और ये अब हमें लगता है कि आगे भी ये ट्रेंड बना रहेगा। तो अगले 2-3 साल इकोनॉमी की ठीक ठाक ग्रोथ और अच्छी कंपनीज का कंसोलिडेशन ये बताता है कि ये सब कंपनीज की ग्रोथ ठीक ठाक रह सकती है।
बिल्कुल। तो डेली लेवल पर जो बाजार में अगर हम गिरावट देख रहे हैं या बहुत ज्यादा तेजी देख रहे हैं, उस पर फिलहाल फोकस नहीं करना चाहिए। जितने भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म नजरिया बहुत जरूरी है। एक और व्यू आपको सुनवाते हैं। HDFC के फंड मैनेजर गोपाल अग्रवाल से भी हमने बात की थी और समझा कि वो इस समय बाजार को कैसे रीड कर रहे हैं। आइए सुनते हैं वो उनका क्या कहना है। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि मार्केट जो है वो स्लेव होता है अर्निंग ग्रोथ का, इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी का। इसमें नियर टर्म में क्या हुआ है कि जैसे कि एनर्जी प्राइसेस आपने देखे कि ओमिक्रॉन के पीयर के पहले जो है काफी स्ट्रेंथन हो गई थी, स्पेशली ऑयल प्राइस और यूरोपियन गैस प्राइसेस, अमेरिकन गैस प्राइसेस जो है स्ट्रेंथन होने के कारण हमने देखा कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है लास्ट 2 मंथ्स का ज्यादा आया है। और जब भी ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगता है इंडिया में तो जनरली लिक्विडिटी जो है सिस्टम की कम होने लगती है और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो हमने क्लियरली देखा है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो है बॉटम हो गए हैं और वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब ये देखना ये है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है कि नहीं, कि जैसे कि नियर टर्म ने कोल प्राइसेस में हमने ऑलमोस्ट 50% के ऊपर का करेक्शन ऑलरेडी देख लिया है। अभी ऑयल प्राइसेस जो है लास्ट 3-4 दिनों में जो करेक्ट हुई है, तो ये कैसा ट्रेंड सस्टेन करता है ये देखना बहुत बहुत जरूरी है कि उससे ये डिसाइड करता है। क्योंकि देखिए मार्केट इज अ फंक्शन ऑफ इज अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म, इट डिस्काउंट द फ्यूचर अर्निंग टू प्रेजेंट वैल्यू बाय एन इंटरेस्ट रेट। तो अब यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो सेम अर्निंग पे भी आपका पी मल्टीपल जो है वो डीरेट हो जाता है। तो यही चीज जो है जो ये शॉर्ट टर्म को इम्पैक्ट कर सकता है। परंतु जैसे मैं ये कहूंगा कि जो इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक हो रहा है, जो वर्ल्ड जो है डिकार्बोनाइजेशन की तरफ जा रहा है, ईवी अडॉप्शन, हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो है मीडियम टर्म आउटलुक है इंडिया का काफी पॉजिटिव हो रहा है। नियर टर्म में डेफिनेटली कुछ कारणों से, जैसे कि मैंने कहा कि ये की मॉनिटरेबल है कि ट्रेड डेफिसिट कैसे मूव होता है जो कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करता है, तो ये हमको देखना है। साथ साथ जो अभी आपने देखा कि फेड टेपरिंग की भी बात है, ऑलरेडी फेड टेपरिंग स्टार्ट हो गई है, दिस इज द फर्स्ट मंथ। इसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि इंडियन रुपी का बिहेवियर जो है काफी कमेंडेबल था। वी हैव मूव्ड इन अ बैंड। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है काफी बेटर है पास्ट से। तो मैं ये कहूंगा कि इन्वेस्टर को ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली एसेट एलोकेशन पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मार्केट में जो शॉर्ट टर्म करेक्शन हुआ है वो 2 कारण से, जैसे मैंने कहा कि सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट में मनी की शिफ्ट हुई है और थोड़ा हमारा वैल्यूएशन जो है नियर टर्म में स्ट्रेच हो गया था क्योंकि बहुत शार्प रैली मार्केट में थी। एक आखिरी सवाल गोपाल आपसे, वो ये कि अगर किसी इन्वेस्टर को, आपके यूनिट होल्डर्स को, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जो सुन रहे हैं अभी आपको, अगर उनको 3 से 5 साल अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी बनानी है और उन्होंने अपना एसेट एलोकेशन ऑलरेडी रिगार्ड पे ले लिया है, सिर्फ इक्विटी पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या राइट तरीका होगा इस प्रॉफिट ग्रोथ को, इस इकोनॉमिक एक्सपेंशन को अपने पोर्टफोलियो में कैप्चर करने का? क्योंकि लार्ज कैप्स एक डिफरेंट वैल्यूएशन बैंड में ट्रेड करते हैं वर्सेस देयर अर्निंग्स ग्रोथ, जबकि मिड कैप कुछ हिस्सा मिड कैप या स्मॉल कैप का ऑलरेडी बहुत आगे तक की स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ को ऑलरेडी कैप्चर कर रहा है। लेकिन एक वाइड एक्सेप्टेंस ये होती है कि भाई ज्यादा रिटर्न मतलब मिड कैप लंबी अवधि में। तो कैसे सही से इसको कैप्चर करना चाहिए पोर्टफोलियो में? देखिए मैं कुछ बातों का इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि हमने देखा कि अभी इंडियन गवर्नमेंट का फोकस जो है मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट ने 13 सेक्टर्स में PLI स्कीम जो दी है और लगभग 2 लाख करोड़ का इंसेंटिव जो है इन 13 सेक्टर्स को प्रोवाइड किया है। तो हमारा ये फोकस है गवर्नमेंट का कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड में इस साल का बजट यदि आप देखेंगे, बजटरी एलोकेशन लास्ट 10 साल का हाईएस्ट एलोकेशन है। तो और कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट जो है काफी रिपेयर हो गई है, डेट इक्विटी रेशियो 0.71:1 हो गया है। तो आप यदि ये फंडामेंटल्स देखेंगे तो ये काफी पॉजिटिव है। और साथ साथ जो बात चल रही है कि इंडिया कैन बी इंक्लूडेड इन JP Morgan ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स, यदि ये हो जाता है तो कैपिटल फ्लोज की भी काफी जो है सस्टेनेबल रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि आप ये सब चीजों को क्लब करते हैं तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में एक्सपोजर जरूर रखना चाहिए,
जिसमें कि आपका ब्लेंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का तीनों रहेगा। और ये जो है हमने जो बैक टेस्टिंग भी की है लास्ट 16 साल की, कभी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंटली अच्छी नहीं करती है। कभी लार्ज कैप अच्छा करता है, कभी मिड कैप अच्छा करता है, कभी स्मॉल कैप अच्छा करता है। तो इसी कारण ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो है इन्वेस्टर के लिए मेरे विचारों से एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी, जिसमें उनको निवेश करने की सोचना चाहिए। वो अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं। और इंडियन इकोनॉमिक का जो है नेट जो है फंडामेंटल्स अभी पहले से स्ट्रांग होते जा रहे हैं। राजेश, अगर अभी हमें लॉन्ग टर्म से अगर अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करना है, आपने मिड कैप की बात की, जैसा कि ये गोपाल अग्रवाल जो काफ़ी सीनियर फंड मैनेजर है HDFC म्यूचुअल फंड के, भी बता रहे थे कि मल्टी कैप अप्रोच अपनानी चाहिए इस तरह करेक्टिव फेज में। तो ऐसे 4-5 कौन से स्टॉक्स होंगे? इनफैक्ट पहले राजेश से पूछते हैं सेम सवाल, फिर श्रीकांत से भी, जो आप इस करेक्टिव फेज में ऐड करना पसंद करेंगे। तो देखिए अजय जी, हम यहाँ पे जो स्टॉक ऐड करना चाहेंगे PSU बैंकिंग स्पेस से हम SBI को यहाँ पे ऐड करेंगे। और अगर हम ऑटोमोबाइल में बात करें तो हम टाटा मोटर्स को यहाँ पे ऐड करेंगे। मिड कैप IT में अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे L&T इन्फोटेक जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, उसको यहाँ पे ऐड करने के लिए सजेस्ट करेंगे। और अगर FMCG में अगर हमको यहाँ पे ऐड करना है तो हम यहाँ पे डाबर को ऐड करने की सलाह देंगे। तो ये 4 स्टॉक हमें लगता है कि 4 कोर सेक्टर्स के स्टॉक्स है जो कि इस गिरावट में यहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं। और हमें लगता है जब भी मार्केट स्टेबलाइज होगा, वापस रिकवरी का फेज बनेगा, तो इन स्टॉक्स में एक अच्छा अपमूव यहाँ से आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। चलिए अब एक और IPO पर नजर डाल लेते हैं। श्रीराम प्रॉपर्टीज, इसका भी IPO आने वाला है और 8 से 10 दिसंबर के बीच ये IPO खुलेगा। और इस बीच इश्यू के पहले हमने कंपनी के चेयरमैन और MD मुरली एन से कंपनी के कर्ज को लेकर बात की और रियल एस्टेट डिमांड पर भी बात किया। ये पहले सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी 0.85:1 डेट इक्विटी रेशियो है। वो डेट इक्विटी रेशियो कम हुआ 0.5 to 0.5:1 डेट इक्विटी रेशियो will come down। अभी 700 करोड़ डेट है हमारा बुक्स में, will come down to 500 crore। As you know, South India, the real estate growth has been phenomenally good, and South India and states contribute phenomenal percentage of India's GDP, and cities in South India are growing exceedingly well. So we are present, हमारा presence है बैंगलोर में, चेन्नई में, कोयम्बटूर में, वाइजैक, कलकत्ता में। All the cities are doing phenomenally well। These cities are expanding, slightly ahead of countries' economic growth. Hence, we see a very big potential in these cities for the growth. We expect these cities are growing at least about 15-20% year on year and contributing to the economic growth. And as an organization, because of the consolidation and as a large player, we have the potential to grow much bigger than the economic growth what the cities are providing। 8 दिसंबर को खुलेगा श्रीराम प्रॉपर्टीज का IPO और उस पर नजर रहेगी। लेकिन श्रीकांत, आपके पास आना चाहेंगे। जो चर्चा अभी अजय और राजेश कर रहे थे उसी को मैं आपके साथ भी करना चाहूंगा। बाजार तो हम देख रहे हैं लगातार काफी हद तक गिर रहा है। 16,900 को आज टेस्ट कर लिया, उसके नीचे गया, वापस आया इंट्राडे में। ये जो अपॉर्चुनिटी अब बन रही है इतनी गिरावट के बाद, हमने देखा कई मिड कैप स्पेस में स्टॉक्स हैं जो 40-50% गिर गए हैं। स्मॉल कैप में और ज्यादा करेक्शन दिखा है। किस तरह से अब यहाँ से पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए? आप कहाँ फोकस करेंगे और क्या टॉपिक्स होंगे आपके? बिल्कुल। तो देखिए, हमें लगता है कि मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है वो नो डाउट थोड़ी और स्ट्रेच हो सकती है, और इसी वजह से हमें उन्हीं स्टॉक्स को चूज करना चाहिए जिन्हें हम अगर यहाँ से अगर और करेक्शन अगर बढ़ता है किसी रीजन से, तो हमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम उन्हीं स्टॉक्स को वापस ऐड कर सकें। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जैसे ही ये दिसंबर का महीना खत्म होगा, इसके बाद बजट की जो एक्सपेक्टेशंस होंगी वो आ जाएगी, और उसके बाद यूपी इलेक्शंस।
तो माहौल थोड़ा सा अनसर्टन रहेगा और इसी वजह से हमें लगता है कि लार्ज कैप पे फोकस रखें, कुछ चुनिंदा मिड कैप के ऊपर भी फोकस रखें जो करेक्शन में आ रहे हैं। अगर फ्रंटलाइन स्टॉक्स की बात करें तो नो डाउट अगर टेक्नोलॉजी में से अगर किसी को अगर खरीदना है तो हमें लगता है कि इन्फोसिस को खरीद के चले। यहाँ पे जो हमारे फंडामेंटल टारगेट्स है वो तकरीबन 2000 के करीब के हैं, करंट लेवल 1700 के करीब का है। साथ ही साथ हमें लगता है कि ऑटोमोबाइल्स में टाटा मोटर्स पे फोकस करें, यहाँ पे हमें लगता है 550 के टारगेट्स वो छू सकता है। और टेलीकॉम में अगर भारती के ऊपर फोकस करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। 770 780 के करीब था, 700 के करीब आ चुका है, तो बिल्कुल यहाँ पे अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और साथ ही साथ अगर किसी मिड कैप के ऊपर अगर फोकस करें तो हमें लगता है कि एसआरएफ पे फोकस करें। ये जो स्टॉक है वो आने वाले दिनों में या महीनों में हमें लगता है कि काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और अगर इस मार्केट में अगर आप देखें तो उसका जो फॉल है वो भी काफी रिस्ट्रिक्टेड है। तो करंट लेवल्स 2050 के करीब पे है और हमें लगता है कि शायद 2000 या 1900 के रेंज में काफी अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और आने वाले दिनों में शायद ये स्टॉक वापस 2500 के लेवल्स छू सकता है। राइट, ये लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है जो आपको करेक्टिव फेज ऑफ द मार्केट में कंसिडर करने चाहिए अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाने के लिए। लेकिन एक काफ़ी बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर से हमने रिसेंटली बातचीत की थी, मार्क मोबियस, जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के एक टाइम पे टेम्पल्टन इनफैक्ट ग्लोबल के एक टाइम पे चेयरमैन भी थे और डीन ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स इनको बोलते हैं। लास्ट वीक हमने उनसे बात की थी। आइए एक बार जान लेते हैं कि वो इस समय बाजार को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं। Well, the buy basket is very clear for us. We want companies with low debt, companies that have a high earnings per share growth, and companies that have a high return on capital. Those are three important financial aspects. And then in addition to that, we want companies that have high scores on ESG, environmental, social, and the corporate governance, in addition to culture. So with those characteristics, that would be in the buy basket. Hold basket are those companies that we have those characteristics and where there has been no significant change, so we want to keep on holding. And the sell are those companies that don't meet those characteristics, that are losing money, that are declining in their earnings, and generally speaking have too much debt. राइट, अगर डायरेक्टर साहब एक बार एडवांस डिक्लाइन लेके आइए लार्ज कैप्स में नहीं, ब्रॉडर मार्केट्स में, या फिर वो ग्रिड लेके आइए। अगर आप देखेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप के एडवांस डिक्लाइन इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है। आज की सेलिंग खास तौर पे लार्ज कैप लेड नज़र आ रही है। उसका क्लियर मीनिंग है जो आपने करीब 3500 करोड़ की सेलिंग देखी थी फ्राइडे के मार्केट में एफआईआई की तरफ से, ये देखिए ये आपके पास आई है एडवांस डिक्लाइन। अगर आप देखेंगे कि बहुत बुरा हाल नहीं है अगर आप एनएससी बीएनसी के वाइडर मार्केट की तरफ देखें। इनफैक्ट वाइडर मार्केट में बीएससी में 1500 स्टॉक गेनिंग फॉर एवरी 2100 ऑन द डाउन साइड, मतलब 3:5 काइंड है। लेकिन लार्ज कैप की तरफ वो काफी बड़ा हो गया, 1:3। श्रीकांत, ये आपको लग रहा है कि एक मिल्टअप काइंड ऑफ पीरियड चालू है, हम लोग अपने एक विसिनिटी में जहां पे पीक आउट करती है सेलिंग, क्या राय बन रही है आपकी? क्योंकि आप तो अभी काफी लंबे अरसे से हैं और पीयर्स में क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, वैसे बाइंग जो एडवांस डिक्लाइन रेशो होता है वो जितना खराब होता है उतना ही हमें एक इंडिकेशन आता है कि आने वाले दिनों में अच्छा रिबाउंड भी देखने मिलेगा। लेकिन चूंकि मार्केट है जो करंट लेवल्स पे जो न्यूज़ फ्लो को अगर आप ट्रैक करें तो एक बात काफ़ी तय है कि जो डॉलर का जो एप्रिसिएशन हो रहा है और जो अपनी करेंसी वीक हो रही है, इसका सामना करना काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी अच्छे मुनाफे पे फॉरेनर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं और इसी वजह से हमें लगता है कि उसमें अच्छा खासा एक प्रॉफिट टेकिंग भी हो रहा है और साथ ही साथ जो लिक्विडेशन होता है डॉलर एप्रिसिएशन के बाद वो भी हमें देखने मिल रहा है। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे इन्वेस्ट किए हैं, काफ़ी सारे फंड्स उन्होंने इंफ्यूज किए हैं, तकरीबन 20,000 करोड़ के ऊपर के। तो ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे मार्केट गिरते जा रहा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जो लॉन्ग टर्म या एक लंबी अवधि का नजरिया रख के इन्वेस्ट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो ये और खराब हो सकता है, जैसे अभी आपने बात की। मुझे लगता है कि ये 1:5, 1:6 भी कभी कभी देखने मिलता है और जब ऐसी कोई सिचुएशन बने तब हमें लगता है कि मार्केट में शायद एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन सकता है। लेकिन विद अ वेरी मीडियम टर्म भी हमें लगता है कि
ओके, ठीक है। अब आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं मार्केट के बंद होने में, और देखिए 16,900 के भी नीचे आया था मार्केट, लेकिन उस लेवल को कहीं ना कहीं होल्ड करने की अब कोशिश कर रहा है। करीब 300 अंक की कमजोरी है निफ्टी में। सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की कमजोरी, 990 अंक की कमजोरी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है इस वक्त, और बैंक निफ्टी में 470 अंकों की कमजोरी। तो हफ्ते का पहला दिन था और कहीं से सपोर्ट नहीं है। मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में बिकवाली देखने को मिल रही है। कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स थे आज के बाजार में, जहाँ पर कि हमने देखा कि न्यूज़ फ्लो की वजह से यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। एक बार लूजर्स पर नजर डालें तो इंडसइंड बैंक में आज कमजोरी है, टाटा कंज्यूमर, बजाज फिंसर्व, भारती एयरटेल, टीसीएस, यहाँ पर आज काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही थी, करीब 3 से 4% की। और आज जो दबाव बनाने का काम किया वो आईटी स्टॉक्स ने किया, और मेटल, यहाँ से भी काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला है। एक बार मिड कैप पर भी नजर डाल लेते हैं कि कमजोरी कहाँ थी। इसमें देखिए फोर्टिस आखिरी कुछ मिनटों में भी यहाँ पर भी एक भारी बिकवाली आई है, और 5.5% नीचे इस वक्त ये स्टॉक है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस करीब 4.5% नीचे, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 4.5% नीचे, कोफोर्ज, डालमिया भारत, यहाँ पर भी करीब 4 से 5% की गिरावट देखने को मिली है। तो हर तरफ कमजोरी थी। एक जो आउट परफॉर्म कर रहा था वो कहीं ना कहीं टेलीकॉम स्टॉक्स थे, जिसमें कि वोडा आइडिया देखिए सुबह तेजी थी, लेकिन ऊपरी स्तर से यहाँ पर भी गिरावट आई, लेकिन उसके बाद जो 2% की मजबूती के साथ क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। तो 3:30 बज चुके हैं। अगर कुछ ही देर में एक फाइनल क्लोजिंग भी हमें दिख जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल देखिए 17,000 के नीचे हमने क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स करीब 1.5% नीचे, और बैंक निफ्टी में 450 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिली है। अजय, आज की जो क्लोजिंग है उसे आप कैसे कहेंगे? क्या ये कमजोरी और बढ़ सकती है? आगे के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए मार्केट में? देखिए, मेरे को तो बहुत वीक नजर आ रही है और लार्ज कैप लेड है। और आप ये मत भूलिए कि 70% मार्केट कैपिटलाइजेशन, 80% मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्चुअली पूरे मार्केट का लार्ज कैप में हाउस्ड है। तो एडवांस डेक्लाइन लेके आप इस समय ब्रेव मत बनिए। बाजार एकदम लोएस्ट पॉइंट इन द डे पे क्लोज हो रहा है, मामूली सी भी अटेम्प्ट नहीं कर रही है रिबाउंड। तो मैं आज एफआई के सेल फिगर को बहुत क्लोजली वॉच करूंगा। और ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, स्टैगर्ड बाइंग का बहुत शानदार टाइम है। 10-11% टॉप से हम नीचे आए हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए क्योंकि वन साइडेड मार्केट हो गया है, डाउन साइड वाला बेयर ग्रिप में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए इसी नोट के साथ मुझे, अजय और सौमित्र को दीजिए इजाज़त। और श्रीकांत, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, और राजेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और स्टॉक्स पर रणनीति सुझाने के लिए। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।